हिंदी कक्षा 12 हम एक सत्र में हिंदी, गुजराती, इंग्लिश और संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम पद्य विभाग के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए ये स्टडी कर रहे हैं। ये क्वेश्चन के 6 अंक है। ये हमारा चौथा वीडियो है, नंबर 4। तो आप सभी वीडियो का अध्ययन कीजिए। पद्य नंबर 1, मीरा क्यों दुखी है? आंसर है, मीरा भगवान के दर्शन की आस लगाए बैठी है। वे सोचती है भगवान कब उन्हें दर्शन देते हैं। मीरा को भगवान के चरण कमलों के दर्शन की लगनी लगी है। उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वे दुखी है। कृष्ण कैसे होली खेल रहे हैं? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। कृष्ण युवा व्रज नारियों और प्राण प्यारी राधा के साथ होली खेल रहे हैं। वे मुरली, डफ और चंग की ध्वनि पर धमार गीत गाते हुए तालियां बजा रहे हैं। वे अपने हाथों से चंदन और केसर छिड़क रहे हैं और अपनी मुट्ठियों में लाल लाल गुलाल भरकर सब पर डाल रहे हैं। पद्य नंबर 3, गोपियाँ कृष्ण का कौन सा स्वांग रचती है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। गोपियाँ अपने सिर पर मोर पंख धारण करती है और गले में गुंगची की माला पहनती है। वे अपने कंधों पर पीतांबर ओढ़ती है और हाथ में छोटी लाठी लेती है। कृष्ण का यह रूप ग्वालों के संग वन में गायों के चराने के लिए जाने का रूप है। इस तरह गोपियाँ कृष्ण के गायों को चराने वाला चरवाहे का स्वांग रचती है। गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती? गोपियाँ का मानना है कि कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं और वे उनको नहीं चाहते हैं। इस तरह वे कृष्ण की बांसुरी को अपने सौतन के रूप में देखती है। इसलिए सोतिया डाह के कारण गोपियाँ बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती। आप सभी को निवेदन है कि ये क्वेश्चन और आंसर अपनी नोट में अच्छी तरह लिख लीजिए। मोस्ट आईएमपी हैं। वैसे आपको जानते हैं कि पद्य और गद्य में से 40 अंक से 40 अंक है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। पद्य नंबर 5, सिंहनी क्यों गरजने लगी? बालक भरत सिंहनी के बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसका मुंह खोल खोल कर उसके दांत गिन रहा था और देख रहा था कि कितने कुटिल और कठोर है। यह देखकर सिंहनी को गुस्सा आ गया और वो गरजने लगी। शकुंतला अपने पति से क्यों बिछड़ गई थी? शकुंतला और दुष्यंत का गांधर्व विवाह हुआ था। इसके बाद दुष्यंत शकुंतला को वहीं छोड़कर अपनी राजधानी चला गया था। इस तरह दुर्भाग्य से शकुंतला अपने पति से बिछड़ गई थी। शिशु सिंह को गोद में लेकर बालक ने क्या कहा? शिशु सिंह को गोद में लेकर बालक भरत ने कहा, सिंह बालक अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को देखकर गिन लूँगा। देखूं तो भला
ये कितने कुटिल और सख्त है। पद्य नंबर 7। बादल को गिरते देखा है, कविता के प्रथम चरण में कौन सा दृश्य है। बादल को गिरते देखा है, कविता के प्रथम चरण में निर्मल सफ़ेद बर्फ से आच्छादित पर्वत शिखर पर बादल गिर आए हैं तथा मानसरोवर झील में खिले हुए कमल के सुनहरे फूलों पर छोटी छोटी मोती जैसी शीतल बूंदें गिर रही हैं। हंस किससे उबकर शीतलता प्राप्त करने हिमालय पर आते हैं। पावस की ऋतु की उपसमय बहुत कष्टदायक होती है। इस पावस की ऋतु के उमस से उबकर शीतलता प्राप्त करने के लिए हिमालय पर आते हैं। हंस पावस की ऋतु की उमस से उबकर शीतलता प्राप्त करने हिमालय पर आते हैं। बासंती सुबह में सरोवर के किनारे शैवालों की हरी दरी पर किससे प्रणय कलह का दृश्य है। बासंती सुबह के में सरोवर के किनारे शैवाली की हरी दरी पर चकवा और चकवी के प्रणय कलह का दृश्य है। पद्य नंबर 9। कवि को इसकी चिंता क्यों है कि घर नदियों के किनारे बने हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। आप पद्य में से 15 और 20 क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ ले तो अच्छा अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। कवि को इसकी चिंता क्यों है कि नदियाँ के किनारे बने हैं, घर नदियाँ के किनारे बने हैं। नदियों में अक्सर बाढ़ आया करती है। बाढ़ के समय नदी का रूप विकराल हो जाता है। वे अपने साथ घर, पेड़, फसलें, पशु आदि सब बहा ले जाती है। नदियों के किनारे बने घरों के बारे में लेखक को इसलिए चिंता है कि वे बाढ़ की चपेट में आकर नष्ट न हो जाए। चीड़ वन में आंधियों की बात करने से क्या होगा। चीड़ के पेड़ों के तने बहुत ही नाजुक होते हैं। वे तेज हवा के झोंकों से भी टूट कर गिर सकते हैं। यदि चीड़ वन में आंधियाँ आएगी तो वन में चीड़ के सारे वृक्ष धराशायी हो जाएंगे। आदमी को झुनझुना कहने का क्या तात्पर्य है। किसी व्यक्ति की राय को महत्व या उसे अपनी बात को कहने का मौका न देना, उस पर अपना निर्णय थोपना और उसका अपने ढंग से उपयोग करना आदमी को झुनझुना बना देता है। आदमी को झुनझुना कहने का यह तात्पर्य है। गद्य नंबर 11। सितारे के रूपक से कवि क्या समझाना चाहते हैं। पद्य नंबर 11। कवि ने अपने सितारे रूपी प्रिय व्यक्ति की तुलना आकाश के तारों से की है। वे इससे यह समझाना चाहते हैं कि मनुष्य और तारों की गति एक सी है। जिस प्रकार तारे टूटकर नष्ट हो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते, उसी प्रकार मनुष्य का भी जब अंत होता है तो वो लौट कर नहीं आता। मुरझाई कली पर मधुवन की क्या प्रतिक्रिया होगी। मुरझाई कली कभी खिल नहीं सकती। मधुवन यह बात अच्छी तरह जानता है, इसलिए वह मुरझाई कली के लिए कभी विलाप नहीं करेगा। पद्य नंबर 13। सत्य की प्राप्ति के बारे में युधिष्ठिर के विचार बताइए। सत्य की प्राप्ति के बारे में युधिष्ठिर ने कहा है कि
सत्य की प्राप्ति दूसरे से प्रश्न करने से नहीं होती। सत्य की प्राप्ति के लिए स्वयं से ही जिज्ञासा करनी होती है। युधिष्ठिर के मत अनुसार अमानवीय कृत्यों का ऐतिहासिक निष्कर्म क्या निकलेगा? युधिष्ठिर कहते हैं कि युद्ध और आतंक अमानवीय कृत्य है। उसके मत अनुसार अमानवीय कृत्यों का ऐतिहासिक निष्कर्ष यह निकलेगा कि अर्जुन से श्रेष्ठ कोई योद्धा नहीं और युधिष्ठिर ही एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट है। पद्य नंबर 15 बहुत ही अच्छी कविता है। डाकिया चिट्ठी लेकर कहाँ कहाँ घूम रहा है। डाकिया बेरंग और बेनाम चिट्ठी पाने वालों को देने के लिए परेशान है। वह उस चिट्ठी को लेकर घर घर घूम रहा है। चिट्ठियों में क्या काँप रहा है? चिट्ठियों में लिफाफों में किसी के नाम अनोखा दर्द बंद है। वह दर्द चिट्ठियों में पत्ते की तरह काँप रहा है। कवि को इन चिट्ठियों से किस तरह की उम्मीद है? कवि को इन लावारिस चिट्ठियों से यह उम्मीद है कि किसी दिन ये चिट्ठियाँ लावारिस जगहों पर पड़ी पड़ी फड़फड़ाएगी और कभी किसी दिन कोई अजनबी उन्हें कुतूहलवश उठाकर पढ़ेगा। पद्य नंबर 17 डिबरी की तरह दीदी क्या कार्य करती हैं? डिबरी का काम है बाती के माध्यम से तेल सीख कर जलना और प्रकाश फैलाना। बाती एटले वाट, दीवानी वाट आवे ते। डिबरी की तरह दीदी क्या कार्य करती है? डिबरी का काम है बाती के माध्यम से तेल सूखकर जलना और प्रकाश फैलाना। डिबरी की तरह ही दीदी भी अध्ययन करके अपना ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाती है। यह बच्चों को अक्षर और अनुभव से परिपूर्ण किस्से सुनाती है। कवि दीदी को चट्टान की उपमा क्यों देते हैं? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। दीदी अनुशासन का कड़ाई से पालन करती थी। उनके हृदय में नरमी नहीं थी। दीदी का विश्वास चट्टान के समान था, इसलिए उनको चट्टान की उपमा दी गई है। कवि को अपनी दीदी घर की नाव की ईंट समान क्यों लगती है? दीदी की नई दुनिया बस गई है। अब दीदी अपनी नई दुनिया की नई सिरे की शुरुआत करेगी और अपने परिवार को संस्कार देगी। इसलिए कवि को अपनी दीदी पर नींव की ईंट समान लगती हैं। पद्य नंबर 19 ये लास्ट पोएम है। दिन छिपने पर कवि किसका इंतजार करता है? क्यों? दिन छिपने पर कवि अपने जीवन में नयापन आने की इंतजार करता है, इसलिए कि कवि को अपना जीवन यांत्रिक लगने लगा है। कवि की दिनचर्या क्या है? कवि रोज घर से निकलकर ऑफिस जाते हैं, फिर वह ऑफिस से घर आता है। सूर्योदय के साथ कवि का फिर वही क्रम शुरू हो जाता है। फिर से देख लेते हैं कितनी पोएम है आपकी टेक्स्ट बुक में, देखते हैं और आईएमपी क्वेश्चन भी लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पद्य हैं आपके टेक्स्ट बुक में। इसमें से आप कोई भी 6 और 7 मैक्सिमम 6 और 7 का अच्छे से अध्ययन करें, आपका काम आसान हो जाएंगे। आप आईएमपी लिखना है तो लिख सकते हैं। तो जो पहली पोएम है इसमें से आईएमपी कौन से निकलते हैं देखते हैं। कृष्ण कैसे होली खेलते हैं, यह मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है।
दूसरा पद्य नंबर 3 है, उसमें क्वेश्चन है गोपियाँ कृष्ण का कौन सा स्वांग रचती है और गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती। मोस्ट आईएम क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए। पद्य नंबर 5 है, इसमें सिंहनी क्यों गरजने लगी और शिशु सिंह को गोद में लेकर बालक ने क्या कहा, ये एक आईएमपी क्वेश्चन है। पद्य नंबर 7 है, उसमें क्वेश्चन आईएमपी देख लेते हैं। बादल को गिरते देखा है कविता का प्रथम चरण में कौन सा दृश्य है, ये इतना आईएमपी क्वेश्चन नहीं है। आगे देखते हैं पद्य नंबर 9, इसमें आईएमपी क्वेश्चन है, तीनों आईएमपी क्वेश्चन है। कवि को इसकी चिंता क्यों है कि घर नदियों के किनारे हैं, चीड़ वन में आंधिया की बात करने से क्या होगा और आदमी को चुनचुना कहने का क्या मतलब है। पद्य नंबर 11 इतना आईएमपी नहीं लग रहा है। पद्य नंबर 13 की बात करते हैं, वो भी इतना आईएमपी नहीं है। पद्य नंबर 15 ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। डाकिया चिट्ठी लेकर कहाँ घूम रहा है और कवि को इन चिट्ठियों से किस तरह की उम्मीद है। पद्य नंबर 17, इसमें कवि दीदी को चट्टान की उपमा क्यों देती है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और कवि को अपनी दीदी पर घर की नींव की ईंट के समान क्यों लगती है, ये आईएमपी क्वेश्चन है। तो पूरे के पूरे पद्य में से 15 या 16 आईएमपी क्वेश्चन निकल आते हैं। पद्य नंबर 9 लास्ट है, दिन छिपने पर कवि किसका इंतजार करते हैं, क्यों। तो आप थोड़ा अध्ययन कीजिए, स्टडी कीजिए और एक्सप्लेन कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।